हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की है, तो अगर आपने इससे पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देख के आइए, सो दैट आपको यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आगे वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपके लॉ एंट्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, चाहे क्लैट हो चाहे डीयू का हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आते ही हैं। सो आप इस वाले लॉ को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको यहीं पे पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब बेसिकली हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपकी बुक का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। हम सबसे पहले उसे देखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। उसके बाद में हमने जो भी पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है पिछले दो वीडियो में, तो टोटल 3 वीडियो में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लस ये जो तीसरा वीडियो है, इन तीनों वीडियो का एक समरी हम इसी वीडियो में देखेंगे। एकदम एंड में मैं आपको पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीके से समरी बताऊंगा। सो पहले हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसे कवर अप करते हैं, एंड देन हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? डिस्चार्ज मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ पार्टीज बिटवीन पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लॉ की टर्म में है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह थे वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो उसे हम लॉ के टर्म्स में बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने अब तक ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अब 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हो सकता है ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। क्या कॉन्ट्रैक्ट था? हमने एग्जांपल मान लिया कंप्यूटर सप्लाई, 15 कंप्यूटर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए ने बी को सप्लाई कर दिया, बी ने ए को रुपए दे दिए, तो अब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह थे सारी चीजें हो गई, तो इसको हमने लॉ की नजर में बोल दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला हमने इसको? हमने इसको बोल दिया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। सो डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ है और हम इसको लॉ के टर्म्स में ऐसा बोलते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज आर क्रिएटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। When mutual obligation of parties are fulfilled, the contracts come to an end. Usually contract में mutual obligations होते हैं। Mutual obligations मतलब 2 persons के बीच में contract हो रहा है। वही हम एग्जांपल लेंगे, A और B के बीच में contract हो रहा है। contract किस चीज का है कि A जो है वो B को 15 कंप्यूटर देगा और B जो है वो क्या करेगा, वो हम 10 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपीज ए को देगा। सो ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है, मतलब ए की ऑब्लिगेशन है कि वो 15 कंप्यूटर बी को दे, और बी की ऑब्लिगेशन है कि जब कंप्यूटर मिले तो 10 लाख रुपए ए को दे। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दोनों पार्टीज की कुछ म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती है। जब ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो जाती है तब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई। When contract is ended, it is said to be discharged. जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो हम बोलते हैं it is discharge, ठीक। डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने बता दिया। डिस्चार्ज मीन्स क्या होता है? डिस्चार्ज मीन्स होते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टी। जो 2 पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस थे ए और बी के बीच में कंप्यूटर को लेके, वो रिलेशन सब खत्म हो गए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Now, discharge of contract may be done by following ways. अब कॉन्ट्रैक्ट को बहुत तरीके से खत्म किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से वेज होते हैं, एक एक करके हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट, फिर डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 तरीके हैं जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इन 6 तरीके को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि इन 6 पॉइंट्स का मतलब क्या क्या है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मतलब क्या है? सो पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा।
when parties to a contract perform their obligation and fulfill their promises, the contract gets discharged by the performance. A offered to sell his dining set to B of rupees 10,000. B pays rupees 10,000 to A and A delivers his dining set to B. Here the contract gets discharged by performance as both parties fulfill their promises. अब discharge by performance का मतलब ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, मतलब हम ए और बी का एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन में देखा है। इलस्ट्रेशन में हमने देखा है कि ए जो है वो अपना क्या बेचना चाह रहा है, वो अपना डाइनिंग सेट बेच रहा है, ठीक है, वो अपना क्या डाइनिंग सेट बेच रहा है, वो अपना डाइनिंग सेट बेच रहा है। किसको दे रहा है, वो बी को दे रहा है। और बी क्या दे रहा है, बी जो है वो बदले में 10,000 रुपीज दे रहा है। किसको दे रहा है, वो ए को दे रहा है, और ए ये डाइनिंग सेट जो है वो बी को दे रहा है। अब जब ये पूरा काम हो गया, बी ने इसको 10,000 रुपए दे दिया और ए ने इसको डाइनिंग सेट दे दिया, तो पूरा जो परफॉर्मेंस था, जो काम जो था वो पूरा हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस लॉ की नजर में। मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस लिखे गए थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखी गई थी कि किस हिसाब से परफॉर्म करना है, जब वो पूरी हो गई है तो हमने उसे बोला है, क्या बोला है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सो ये वाली चीज हमें यहाँ पे क्लियर हुई। देन नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट। अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट की। ठीक है, कॉन्सेंट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट मतलब होता है रजामंदी। एग्रीमेंट मतलब भी मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम एग्रीमेंट में जाए, जो मैंने आपको पहले जो मतलब बताया था, अगर मैं उस एग्रीमेंट में जाऊं तो मैंने आपको एग्रीमेंट मतलब क्या बताया था कि जब दो लोग अग्री कर रहे हैं किसी चीज पे, ठीक है, उसे हम अग्रीमेंट बोल रहे हैं। सपोज आप और मैं किसी एक चीज पे आके अग्री हो रहे हैं, ठीक है, एग्रीमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस। और कॉन्सेंट मतलब क्या है, कॉन्सेंट मतलब भी हुआ रजामंदी। जब दो लोग एक ही पॉइंट पे पहुंचे कि हाँ हमें ये मंजूर है, तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सेंट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट में ये कुछ तरीके से, मतलब यहाँ पे है कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है बाय एग्रीमेंट और कॉन्सेंट में। तो इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो हम इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है नोवेशन। नोवेशन मतलब क्या हुआ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब नोवेशन मतलब ये होता है कि एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हमने सब्स्टिट्यूट करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले बना होगा हमारा, अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें कुछ चेंजेस वगैरह थे, तो हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी हो गया, अब हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, तो उसे हम बोलेंगे नोवेशन, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन रिसेशन, इसका मतलब क्या है, सर्टेन टर्म्स और ऑल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल्ड। जब कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स और पूरी टर्म्स जब कैंसिल कर दी जाती है, तो उसे हम बोलेंगे रिसेशन। ठीक है, हम देखते हैं जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा ए और बी के बीच में, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम तुमको ये कुर्सी दे देंगे 10,000 रुपए में, नहीं, उसके बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि कुर्सी ये हालत में होनी चाहिए, फिर इस डेट को कुर्सी मिलनी चाहिए, तो मैं तुम्हें रुपए ऐसे करूंगा कि पहले महीने इतने दूंगा, दूसरे महीने उतने दूंगा। तो यहाँ पे जब कुछ टर्म्स कैंसिल कर दी जाती है, पूरी टर्म्स कैंसिल कर दी जाती है, सो उसे हम बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आई। नाउ ऑल्टरेशन, when certain terms of contract are altered or modified with mutual consent of parties. When certain terms of contract are altered or modified with mutual consent of the parties. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को बदला गया हो, फॉर एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे ए और बी दो पर्सन है। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई होगी। अब क्या हुआ कि इसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोनों म्यूचुअल, मतलब दोनों को, ए और बी ने सोचा कि नहीं यार ये दोनों टर्म्स अपने को जम नहीं रही है, तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को बदल के कोई नया क्लॉज लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बदल के हम कोई नया क्लॉज लिखेंगे, ऑल्टर कर देंगे उस टर्म को, उन कुछ टर्म्स को इन कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरेशन। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली चीज भी आप समझ गए हो। देन रेमिशन, acceptance is made to a promise but not to the complete terms of promise but to a lesser fulfillment of a promise. रेमिशन मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारी टर्म्स वगैरह हैं, तो जो एक्सेप्टेंस होती है वो कुछ ही
टर्म्स पे होती है, बाकी पूरे टर्म्स में नहीं होती है, ठीक है। तो उसको हम रेमिशन बोलेंगे। देन वेवर, वेवर मतलब क्या है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अबेंडन देयर म्यूचुअल राइट्स, मतलब वो अपनी राइट्स म्यूचुअली दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं अब मतलब कोई मतलब नहीं है, हमने हमारी राइट्स वेव कर दी है, उन्होंने अपनी राइट्स को अबेंडन, मतलब तेरी भी कोई राइट नहीं मेरी भी कोई राइट नहीं, अपन दोनों ने म्यूचुअल कॉन्सेंट कर लिया कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। देन मर्जर, मर्जर मतलब क्या होता है? सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर मर्ज इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉन्सेंट ऑफ पार्टी, ठीक है। मान लो ए और बी के साथ में, ए और बी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, एक पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट था और फिर ए और बी बाद में एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए दूसरी चीज पे, तो उन्होंने बोला कि अब अपन दोनों देखो इतने टाइम से बिजनेस में है, मतलब ए और बी ने सोचा अपन दोनों इतने टाइम बिजनेस में है, एक कॉन्ट्रैक्ट वो चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ये चल रहा है, बहुत अफरा तफरी मची हुई है, क्यों ना दोनों कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं और उन दोनों में अपन अपने अपने हिसाब से क्लॉजेस ऐड कर देंगे, तो मर्जर, यहाँ पे मर्जर हो गया दो कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर हुआ? अब ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई है, ये टर्म्स कोई मतलब इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा इन द सेंस एक एक मार्क्स में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, बाकी एज सच इतना डिटेल में जाके नोवेशन, ऑल्टरेशन, इन सब का एकदम मर्जर, इन सब का इतना डिटेल में जाके कोई मतलब नहीं पूछेगा। हाँ, अगर आप एमसीक्यू बेस पे देखें तो एमसीक्यू बेस पे एक एक मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत आप इनको सुपरफिशियली लेवल पे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, एकदम रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि इन टर्म्स का मतलब ये, इन टर्म्स का जितना हो रहा है उतना ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो अगर आप में बुद्धि होगी और थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं कि इलस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। A enters into an agreement with B for buying certain machine parts for their project. Before the agreement ends, A and B change the terms of agreement and include those terms in the agreement and include those terms in this agreement. This is a case of discharge by agreement. यहाँ पे क्या हुआ कि A और B agreement थे, आपको illustration A और B agreement में आए थे, contract में आए थे, उनको कुछ मशीन्स वगैरह चाहिए थी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन जब वो चीजें मतलब जब वो मशीन खरीदने गए उससे पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था, कुछ टर्म्स, कुछ जो वो थे कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस थे उस क्लॉजेस में कुछ बदलाव कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। क्योंकि आपस में क्या हुआ था, आपस में यहाँ पे क्या हुआ था, आपस में यहाँ चीजें आप दोनों जब दोनों ने मिल के कुछ क्लॉज को चेंज किया था, तो आपसी मामला है, दोनों कॉन्सेंट के माध्यम से यहाँ पे बदल रहे हैं, तो ये जो हमने डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट पढ़ा था ये उसी का पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाली चीजें। देन डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, performance of contract can become impossible with or without knowledge of the parties of the contract. It can also become impossible subsequently after the parties have entered into a contract. It can also happen by supervising impossibility. सेक्शन 56। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड तब होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पूरे हो गए हो। अभी तक मैंने आपको मतलब ये बताया था, ठीक है, मैंने आपको मतलब ये बताया अभी तक, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हमने मान लिया कंप्यूटर का ही था, कंप्यूटर का ही इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। ए ने बी को कंप्यूटर सप्लाई कर दिए, बी ने ए को रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये हमने देखा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब भी तो खत्म हो सकता है कि जब ए बी को रुपए ही, जब ए बी को कंप्यूटर पहुंचा ही नहीं रहा है, कंप्यूटर आगे सप्लाई ही नहीं कर रहा है और बी ए को रुपए ही नहीं दे रहा है, तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे आ गया, तो नहीं भी कुछ करने से भी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना। यहाँ पे मान लो ए बी को कंप्यूटर ही नहीं दे और बी ए को रुपए ही ना दे, तो यहाँ पे चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट रुक गया ना, तो यहाँ पे हॉल्ट ही हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक। अब हम इसको डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को कौन कौन सी चीजें होती है उसे समझते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बताया गया था, इट कैन ऑल्सो हैपन बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या है, हम इसे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। Supervening impossibility takes place by the following: destruction of the subject matter, death or incapacity, non-existence of state or thing having effect directly or indirectly on the contract.
अब बेसिकली देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आप कंप्यूटर वाला एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं, आप भी बोर हो जाओगे कि सर यही वाला एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसी एग्जांपल को अगर हम बार बार चेंज करके समझेंगे हर कंडीशन में तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इसके बजाय मैं बार बार अलग अलग एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, क्या कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कंप्यूटर का। ए का काम था कि बी को कंप्यूटर दे, और बी का क्या था? बी का था कि ए को रुपए दे, कितने रुपए दे? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस वो किसको दे? वो दे दे ए को। ठीक है, अब यहां पे जो कंप्यूटर, जो ए बी को जो कंप्यूटर दे रहा था, ये कंप्यूटर आ रहे थे यूएसए से। अब यूएसए से जिस शिप में वो आ रहे थे, वो शिप मान लो डूब गई, तो यहां पे क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्यूटर का था। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्यूटर का था, और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? ए कंप्यूटर जरूर देता बी को, लेकिन अब ये बीच में शिप डूब गई, जो यूएसए से कंप्यूटर को शिप लेके आ रही थी वही डूब गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? यहाँ पे हमने देखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट था वो चीज ही नहीं है, वो चीज ही अब नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। क्लियर है? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बताया गया है? डेथ और इनकैपेसिटी। अब डेथ और इनकैपेसिटी में ये है कि वही ए और बी के बीच में वही कंप्यूटर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मान लो बी की डेथ हो जाती है, ए उससे पहले, मान लो ए के पास में कंप्यूटर आ गए यूएसए से, शिप जो है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो शिप है वो यूएसए से आ गई है, कहाँ पे आ गई है? वो आ गई है इंडिया में, और ए के पास में आ गए हैं कंप्यूटर। अब ए जब बी को कंप्यूटर देता, इससे पहले ही बी की हो जाती है डेथ, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? भैया जिसको हमको देना है उसकी मृत्यु हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वहीं पे, हम कैसे इसको सप्लाई करें? अब बी तो है नहीं, तो बी उस कंप्यूटर का करेगा क्या? और बी रुपए वैसे भी नहीं देगा। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ थिंग हैविंग इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। वही नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ थिंग। अब कोई एक वो चीज जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, सो मान लो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? अब मान लो कहीं वो आ जाए, बाढ़ आ जाए, और वहीं पे कोई सामान का किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अब वो सामान ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? देन आउटब्रेक ऑफ वार। अब वार वगैरह की सिचुएशन आ गई, तो फिर वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छा खासा युद्ध चल रहा है, और हमने एग्जांपल और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट से ही रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज के बीच में, दोनों प्राइवेट प्लेयर थे, लेकिन उस टाइम पे सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो गवर्नमेंट ने ले लिए, गवर्नमेंट को जरूरत भी थी। अब वैसे भी वार वाली सिचुएशन, या ऐसा कह लो कि एक इंसान इंडिया में था और एक इंसान पाकिस्तान में था, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अभी दोनों कंट्री के बीच में वार हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ। अगर लॉ में ही चेंज आ जाए, मान लो कि हम किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो कोई मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में कोई मेडिसिन को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कल को गवर्नमेंट कोई कानून लेके आ जाए कि ये वाली जो मेडिसिन है, XYZ करके एक मेडिसिन है, ये मेडिसिन आज के बाद में इंडिया में नहीं बेची जा सकती, और ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो XYZ मेडिसिन पे ही था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि जब पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लॉजेस थे, वो क्लॉजेस जब पूरे हो जाते हैं, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है और रुपए मिल जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना बताया। लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी बताया कि संभव ही नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉजेस लिखे हैं वो पूरे हो। अब वो सामने वाले की मृत्यु की वजह से हो जाए, चाहे लॉ में चेंजेस की वगैरह से हो जाए, या फिर जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चीज ही नहीं हो, तो ऑफ कोर्स अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो नहीं पाएगा। सो यहाँ पे डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में यही है कि जिस चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी में, वो संभव ही नहीं है अब। ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बाय परफॉर्मेंस का। हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए अग्रीड टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 1 लाख and deliver it after 2 months.
After a week, A met with an accident and car got completely destroyed. The contract get discharged by impossibility of performance as the car was completely destroyed. बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है. क्या एग्जांपल बताया गया है कि A और B के बीच में क्या था? A और B के बीच में था कॉन्ट्रैक्ट. कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? कॉन्ट्रैक्ट ये था कि A को क्या कर रहा है? सप्लाई ऑफ कार टू B, सप्लाई ऑफ कार टू B, ऑफ कार टू B, और B को क्या कर रहा है? B को A को देना है 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपीज. लेकिन होता यह है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये 2 महीने बाद का था कि 2 महीने बाद अपन ऐसा करेंगे. ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट था इसका मैंने लिख दिया ये 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, ये 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक. सो लेकिन होता यह है कि 2 हफ्ते बाद ही ये होता है कि ये जो कार है, इस कार का क्या हो जाता है? इस कार का हो जाता है एक्सीडेंट, इस कार का हो जाता है एक्सीडेंट. तो अब जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके था? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कार को लेके था. अब ये कार ही नहीं रही क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया, तो ऑफ कोर्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. जिस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, वो सामान ही नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई. सो आपको ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी क्लियर हो गया है. देन डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम. टाइम इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. According to a limitation act, a contract should be performed within a specified time called a period of limitation. If contract is not performed within the specified time and the other party does not resort to any action within the limitation period, then it is deprived of his remedy and the contract gets discharged by the lapse of time. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऐसा समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइम में हमको ये चाहिए. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि मान लो बहुत ज़्यादा एक हेल्थ क्राइसिस किसी कंट्री में आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस है किसी कंट्री में. मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ. हेल्थ क्राइसिस है किसी कंट्री में. अब यहाँ पे हमने देखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है, और यहाँ पे एक मेडिसिन है. मेडिसिन का नाम क्या है? एक मेडिसिन है. इस मेडिसिन का नाम क्या रख देते हैं हम? मेडिसिन का नाम कुछ भी रख लो यार. मेडिसिन का नाम हम पैरासीटामोल रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है. मेडिसिन का नाम पैरासीटामोल रख लो, क्रोसिन रख लो, या XYZ कोई ऐसा कोई फिगर ले लेते हैं XYZ. मेडिसिन का नाम क्रोसिन, XYZ क्यों ही लेना. मेडिसिन का नाम हमने रख लिया क्रोसिन. एक गोली आती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अभी हमें एक एग्जांपल लेके समझना है. कंट्री में बहुत ज्यादा हेल्थ क्राइसिस है, सबको क्रोसिन की आवश्यकता है. इमेजिनरी सिचुएशन बनाओ, ठीक है, सबको क्रोसिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पूरे देश में क्रोसिन का सप्लाई करना है. अब यहाँ पे ये जो क्रोसिन है, मान लो ये आ रही है यूएसए से, ये आ रही है यूएसए से, ठीक है, लेकिन ये यूएसए से टाइम से नहीं आ पाई. ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे ये जो मेडिसिन है विद इन 15th जून तक आप मुझे ये क्रोसिन दे दोगे, क्योंकि बी को ये जो मेडिसिन है ये दूसरे लोगों को देना है. यहाँ पे बी को ये जो मेडिसिन है ये दूसरे लोगों के पास में इस मेडिसिन को पहुंचाना है. अगर बी ने टाइम बाउंड मैनर में इस मेडिसिन को आगे नहीं दिया तो फिर ये जो दूसरे लोग होंगे ये दूसरे किसी से ले लेंगे, ये लोग ही विदेश से बुला लेंगे. तो यहाँ पे एक टाइम था. बी ने इन यहाँ पे जो लोग थे CDEF, बी ने इन सबको बोल के रखा था कि देखो भाई 15 जून को मुझे मेडिसिन मिलेगी, 17 जून तक तुम्हें मेडिसिन मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पे ए 15 जून तक मेडिसिन नहीं दे पाया क्योंकि यूएसए से जहां से ये मेडिसिन आ रही थी वो शिप डूब गई, वो शिप डूब गई. यहाँ पे ये समझ लेते हैं. तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उसमें टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और कई बार अब जैसे टाइम से चीजें सप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये भी क्लॉजेस होते हैं कई बार कॉन्ट्रैक्ट में कि ए को रेमेडी देनी होगी बी को, लेकिन
किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। वो सारी चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है कि अगर आप मान लो 4 दिन लेट हो गए या जो डेट हमने डिसाइड की उस डेट पे अगर आपने नहीं दिया तो फिर क्या होगा। सारी चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें लिख दी जाती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको यहां पे समझाना ये चाह रहा हूं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो टाइम बीत गया तो फिर वो इसको बाद में मेडिसिन भी मिल जाए तो क्या ही फायदा। अब ये मेडिसिन का क्या करेगा, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो टाइम बीत गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये उस कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तब उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे उन्होंने टर्म्स में लिखा था कि नहीं लिखा था कि सामने वाला इंसान एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है, वो उस चीज पे वहां पे डिपेंड करता है। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। एक बार इसको पढ़ लो सो आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी, देन हम लोग नेक्स्ट उस पे बढ़ेंगे। तो ये वाली चीज भी हमें हो गई है क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट तरीके का नेक्स्ट वाला कौन सा डिस्चार्ज है, द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या है इसको हम एक बार देखते हैं। द फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ एन लॉ: डेथ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट कब कब खत्म हो सकता है, जब या तो डेथ ऑफ द ईदर ऑफ द पार्टीज, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ही रहता है कि एक इंसान मर गया, मतलब सामने वाला इंसान मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। देन इंसॉल्वेंसी, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। इंसॉल्वेंसी को अच्छे से समझो, दोनों बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये समझो बहुत ही अच्छा पैसा है इन दोनों के पास में, ठीक है। लेकिन कल किसने देखा है, होता यह है कि ए को बी को क्या देना होता है, ए जो है वो बी को क्या देता है, हम यहाँ पे कुछ अच्छी चीज देनी पड़ेगी। अब दोनों के पास पैसा अच्छा है तो क्या चीज लें हम यहाँ पे, ए बी को मान लेते हैं हम कोई एक तरीके से प्लेन, हवाई जहाज, ठीक है, प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो ए को बी को प्लेन देना रहता है और बी को बदले में ए को क्या देना है, यहाँ पे 100 CR रुपीज, 100 करोड़ रुपए उसको ए को देना है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि आज टर्म्स एंड कंडीशन साइन हो गई और कल ए जो है वो बी को प्लेन दे देगा। बात हुई होगी कि अगर तुमको 15 प्लेन चाहिए तो मैं धीरे धीरे करके दूंगा, पहला प्लेन 1 महीने में, दूसरा 2 महीने में, तीसरे महीने में, ऐसे करके इनकी बात हुई होगी। लेकिन पता चलता है जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 15-20 दिन बाद यहाँ पे पता चल जाता है कि जो बी है, बी का क्या निकल गया, बी का दिवालिया निकल गया। मतलब जो सारी बैंक वगैरह है वो बी के ऊपर एकदम टूट पड़ी है कि भाई इतना तेरे ऊपर कर्जा है, वो पहले कर्जा तो दे दे। तो ये क्या हुआ, बी का दिवालिया निकल गया। तो क्या इस कंडीशन में तुमको लगता है कि बी 100 करोड़ रुपए ए को दे देगा? वो जो बैंक का कर्जा नहीं चुका पा रहा है, जो बैंक उसके घर पे आ गई है, जो बैंक बी के प्रॉपर्टी नीलाम करने पे आ गई है, वो क्या ही इसको रुपए देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि लॉ ही बोल रहा है भाई, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ में ही लिखा है कि अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट है, यहाँ पे इंसॉल्वेंसी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं चल सकता है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन मर्जर मतलब यहां पे क्या हुआ, जब दो कंपनीज मिल गई है, जो मर्जर होता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। देन अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है, कुछ अनऑथोराइज्ड वे में उन टर्म्स को ऑल्टर करना है, नहीं जबरदस्ती करना है। जब हम कई बार ये देखते हैं कि दो पार्टी एकदम अड़ जाती है, अड़ जाना मतलब आमने सामने आ जाना कि मुझे ये मंजूर नहीं, सामने वाला बोला नहीं मुझे ऐसा मंजूर नहीं, तो जब दोनों अड़ गई है उस वाली चीज में, ठीक है, तो तब ये चीजें पॉसिबल, तब ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मींस फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय अ पार्टी when a party to contract does not perform his part of obligation, due to which contract becomes broken. The person who suffers because of breach is entitled to receive compensation or damages from the party who have breached the contract. Section 73 कौन सा एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा एक्ट है, कौन से एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्न हो रहे हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। पुरानी चीजें भूलना नहीं है, पुरानी चीजों को याद रखना है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि दो इंसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वही कंप्यूटर वाला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वही कंप्यूटर वाला हुआ है कि ए जो है वो बी को कंप्यूटर देगा और बी जो है वो ए को 1 लाख रुपए दे देगा,
1 लाख रुपीस दे देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए ने बी को कंप्यूटर सप्लाई नहीं किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि कंप्यूटर सप्लाई करना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन का क्या किया, वो टर्म्स एंड कंडीशन का बी ने ब्रीच किया, वो टर्म्स एंड कंडीशन को बी ने ब्रीच किया है यहाँ पे, ठीक है, वो ए ने ब्रीच किया है, सॉरी, वो टर्म्स एंड कंडीशन को ए ने ब्रीच किया है कि ए ने कंप्यूटर नहीं दिया है, किसको नहीं दिया है, बी को नहीं दिया है। तो ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बी क्या करेगा, बी ए से क्या लेगा, बी ए से लेगा कंपनसेशन कि भाई देख शिप भी टाइम से आ गई, सब हो गया, तूने मेरे को क्यों नहीं कंप्यूटर सप्लाई किया है, तो मुझे इसका भुगताना भरना पड़ेगा तुझे। तो बी अच्छा खासा ए से कंपनसेशन लेगा, केस कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट विल डिसाइड, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बस यही था कि जब यहाँ पे क्या हुआ है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो था, कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई है किसी एक पार्टी के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं, इलस्ट्रेशन में आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए अग्रीज टू सप्लाई 20 लीटर्स ऑफ ऑयल टू बी ऑन 1 जून 2014। On 1st June 2014, A does not supply the oil. Then A has breached the contract. Suppose A has supplied the oil, but B does not accept the oil, then B has breached the contract. In first instance, B is entitled to receive compensation from A, while in the later instance, A is entitled to receive compensation to B. अब इस इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं, ऑल्दो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में, सो दैट आपको यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिटी हो। यहाँ पे क्या बताया गया है कि दो इंसान हैं, कौन कौन है वो दो इंसान, पहला इंसान है ए, दूसरा इंसान है बी, ए और बी दो इंसान हैं। हुआ ये था कि 1 जून, यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 जून 2014 को क्या करना था, 2014 को ए को क्या करना था, ए को ऑयल सप्लाई करना था। ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, ठीक है, ए हैज टू सप्लाई ऑयल टू बी, और बी को क्या करना था, बी को इसको रुपए देने थे, बी को रुपीस देने थे ए को। अब मान लो 1 जून 2014 को ये जो ऑयल है, ये ऑयल अगर ए बी को नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया कि ए ऑयल नहीं दे पाया बी को 1 जून 2014 को। लेकिन मान लो ए ने बी को ऑयल दे दिया, लेकिन बी ने लेने से मना कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया बी ने, ठीक है। सो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में अगर ए बी को ऑयल दे देता है और बी ऑयल लेने से मना कर देता है, तो फिर ए को कंपनसेशन मिलेगा, और ए को कंपनसेशन कौन देगा, ए को जो कंपनसेशन मिलेगा वो बी देगा, ए को जो कंपनसेशन मिलेगा वो कौन देगा, वो बी देगा। और वही अगर बी को ऑयल चाहिए, बी ए को रुपए भी दे रहा है, लेकिन ये जो ऑयल है ये 1 जून 2014 को बी को नहीं मिला, तो फिर बी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, और बी को कॉम्पनसेशन कौन देगा, ए देगा, ठीक है। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है, ये वाली चीज भी आप यहाँ पे समझ गए हो, ठीक। अब हम यहाँ पे रेमेडीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेमेडीज आर मीन्स गिवन बाय लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ एन पर्सन। A common remedy for breach of contract is awarding damages to the affected party. Monetary compensation given to the affected party for the loss or injury caused to him due to the breach is called damages. The objective of awarding damages by court is put the injured party in the same position as it would have been if the contract has not been breached. अब जरा हम डैमेजेस को पढ़ लेते हैं कि डैमेजेस मतलब क्या होता है। देखो, सिविल लॉ का एक केस होता है, सिविल लॉ का एक फंडा है। सिविल लॉज में यूजुअली मनी मैटर से रिलेटेड बात होती है, प्रॉपर्टी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें सिविल लॉज में आती है। ये डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ फर्स्ट नंबर की वीडियोज में। पहले नंबर की जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिविल लॉ का एक प्रिंसिपल है। सिविल लॉ का जो प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट को भी भूल जाओ, दो पार्टीज हैं ए और बी, ठीक है, दो पार्टीज हैं यहाँ पे।
मान लो, चलो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट वही ऑयल वाला का ले लो, ऑयल वाले का ही हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन में समझाया है। इन दोनों के बीच में ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को ऑयल देगा और बी ए को रुपए देगा, ठीक है। अब मान लो कि जो ए है वो बी को ऑयल नहीं दे पाया, तो बी की थी इंडस्ट्री, बी को पूरा काम करना था ऑयल से, लेकिन ए बी को ऑयल नहीं दे पाया, तो बी क्या हो गया, बी नुकसान में चले गया। बी क्या हुआ, बी नुकसान में चले गया। तो यहाँ पे सिविल लॉ ये कहता है कि जो बी को नुकसान हुआ है पूरा, वो नुकसान कौन भरेगा, वो नुकसान भरेगा पूरा ए। यहाँ पे बात ये कही गई है कि कोशिश ये की जाती है, कंपनसेशन का मतलब क्या है, कंपनसेशन देते क्यों है, कंपनसेशन का मतलब क्या है, पनिशमेंट देना होता है क्या, पनिशमेंट तो ठीक है, लेकिन कंपनसेशन का जो दूसरा पर्पस है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। कंपनसेशन का जो दूसरा पर्पस है वो ये है कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो बी जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में ही वो रहे। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या हुआ, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑयल को लेके, लेकिन ए बी को ऑयल नहीं सप्लाई कर पाया तो बी को नुकसान हुआ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो बी को तो नुकसान नहीं होता, बी कम से कम ए के भरोसे तो नहीं बैठा होता, बी किसी और से ले लेता। तो जो इसको नुकसान हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं होता तो उसकी पहले वाली कंडीशन में जो बी था उसी कंडीशन में बी को लेके जाना है, उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले बी जिस स्थिति में था उस स्थिति में बी को लेके आना है, इसलिए कंपनसेशन की मांग की जाती है। समझ में आया। तो यहां पे जो बी को जितना नुकसान हुआ है उतने नुकसान की भरपाई ए को करनी होगी। समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को उल्टा करके समझते हैं। उल्टा मतलब हम अब ए के नजरिए से समझते हैं। मान लो ए ने ऑयल बुलवा लिया, ए ने है जो ऑयल गल्फ कंट्री, अरब कंट्री, वहां से गल्फ कंट्री से ऑयल बुलवा लिया इन्हें। अब ए जब बी को ऑयल देने जाता है तो बी क्या करता है, बी मना कर देता है कि मुझे ऑयल नहीं चाहिए। तो ए ने तो ऑयल बुलवा लिया, अब ए को तो आगे रुपए देना है, लेकिन बी ने मना कर दिया, तो अब ए रुपए कहां से लाएगा, ए रुपए कहां से लाएगा। तो यहां पे कंपनसेशन बी से लिया जाएगा कि ए को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उस नुकसान की भरपाई बी करेगा। तो यहां पे क्या हुआ कि मान लो अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो ए ऑयल मंगवाता भी नहीं। अब ए ने ऑयल मंगवा लिया है तो जितना भी नुकसान हुआ बी ने भरा। तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले वाली स्थिति में, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ए की क्या स्थिति थी, कॉन्ट्रैक्ट के पहले ए की क्या स्थिति थी, उस स्थिति में पहुंचाना बी की जिम्मेदारी है। तो उतना कंपनसेशन बी से लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के पहले जो ए की स्थिति है उसी स्थिति में हमें ए को पहुंचाना है। सो जितना भी ए का नुकसान हुआ है वो बी को भरना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। ठीक है, सो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने डैमेजेस का टर्म दिया था। ठीक है, मॉनेटरी कंपनसेशन गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी फॉर लॉस और इंजुरी कॉज टू हिम ड्यू टू ब्रीच इज कॉल्ड डैमेजेस। जो मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है सामने वाली पार्टी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, जो सामने वाली पार्टी को जो नुकसान होता है उसके बदले में मॉनेटरी कंपनसेशन मतलब जो रुपए दिए जाते हैं उस कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलेंगे, उस कॉम्पनसेशन को हम बोलेंगे डैमेजेस। ठीक है, उस कॉम्पनसेशन को हमने बोला है डैमेजेस। समझ में आ गई ये चीजें। देन the objective of awarding damages by court is to put the injured party in the same position as he would if the contract have not been breached। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मकसद है, कोर्ट कंपनसेशन किस आधार पर लगाता है, कोर्ट बोलता है ना इतने रुपए भरो, तो वो क्यों बोलता है, वो उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वैसा का वैसा रह जाता, मतलब सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से कोर्ट देखता है कि हाँ इसको इतना नुकसान हुआ है, उस हिसाब से कोर्ट बोलता है अलग अलग केसेस में। कभी 10 करोड़ भी बोल देता है, कभी 500 करोड़ भी बोल देता है, कभी 10,000 भी बोल देता है। तो कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट दोनों की पहले की कंडीशन देखता है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले की क्या थी, और कॉन्ट्रैक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता, मान लो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता तो कंडीशन क्या होती, उस हिसाब से कोर्ट फिर कंपनसेशन की बात करता है। यहाँ पे दिस इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसको क्या कहा गया है, इसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन।
The basis of this doctrine is awarding damages for pecuniary loss incurred by the party to the contract. इस डॉक्ट्रिन का बेसिस क्या है कि अगर एक पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उस पार्टी को क्या करें, उस पार्टी का भुगतान करें, उस पार्टी को रुपए दिए जाएं ताकि वो जो उसको नुकसान हुआ है वो उस नुकसान से उभर पाए और पहले वाली कंडीशन में जा पाए। ठीक है, ये चीज समझ में आई। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ अब हम यहाँ पे डैमेजेस का इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। A agrees to deliver 40 bags of rice to B for rupees 20,000 on 15 July 2014. On 15th July 2014, on 15 July 2014, A delivers only 20 bag of rice to B. B is entitled to receive from A for the loss that he has suffered of a non-delivery of the bags of rice. अब यहाँ पे बात बेसिकली यहाँ पे डेट फेट को भूलो, तो यहाँ पे क्या बात हुई है कि A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि A जो है वो 40 किलो चावल, 40 kg ऑफ राइस, 40 किलो चावल किसको देगा, वो B को देगा। लेकिन A क्या करता है, A सिर्फ 20 kg देता है। ए क्या करता है, ए सिर्फ 20 kg देता है। तो बी को जो 20 किलो का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ए करेगा, क्योंकि बी को क्या करना था, बी को हो सकता है आके चावल देना हो, बी को हो सकता है कस्टमर को देना हो, या बी किसी और से मांग लेता। भाई अगर तुम पहले बोल देते तो बी 20 किलो का अरेंजमेंट कहीं और से कर लेता, तुमने बोला भी नहीं, वो तुम्हारे तो वो ए के भरोसे बैठा रहा बी कि ये पूरे 40 किलो देगा, पहले से बोलना था ना उसको। तो बी को जो नुकसान हुआ है वो ए भरेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो ये था डैमेजेस का इलस्ट्रेशन। सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म। जो भी आपकी बुक में जो हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वो यहीं पे होता है खत्म। अब बारी है हमें क्विक रिवीजन करने की। जो हमारा लास्ट टॉपिक था डिस्चार्जेस, वो भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक करेंगे क्विक रिवीजन, एक जल्दी से फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे। इन सब का मतलब एक एक करके समझेंगे कि इन सब का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है उन दो वीडियो में और इस वीडियो में, इन तीनों का हम एक कॉम्बो करके, ठीक है, इन तीनों वीडियो का एक सारांश हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो वो देखिएगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको समरी दे रहा हूँ। और अगर आपने पहले दो वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, फिर भी एक बार सुन लो, फिर भी एक बार देख लो, हो सकता है कोई नई चीज जानने को मिल जाए, नहीं तो आपका ही एक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब जब हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ ही लिया है तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये इन सभी टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हमने खत्म कर लिया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इन सभी टर्म्स का मतलब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। सो एक एक करके हम समझते हैं, यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि क्या हमको इनके मतलब पता है, और अगर कोई सा टर्म छूट गया है तो अभी हम उसका मतलब भी जान लेंगे, लेकिन छूटा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या था, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने देखा था अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है, हमने बात की थी ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, all contracts are agreement but not all agreements are contract। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, all contracts are agreement but not all agreement are contract। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है, जब दो लोग किसी एक चीज पे अग्री करते हैं तो वो हो गया अग्रीमेंट। अगर मैं आपको मेरे घर पे आज रात में डिनर पे बुलाऊं, सो ये क्या हुआ, और आपने हाँ भर दी, और मैंने आपको बुलाया, मैंने भी हाँ भर दी, तो ये हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि आज रात को हम मिलेंगे डिनर पे। लेकिन यही एग्रीमेंट पे अगर यही एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट प्लस उसमें कोई लॉ आ जाए तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक, अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि अग्रीमेंट जो होते हैं वो इलीगल भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों बताया था मैंने, मान लो स्मगलिंग का दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट है, आपके और मेरे बीच में स्मगलिंग का कोई अग्रीमेंट है, मैंने बोला कि मुझे इतने ड्रग्स चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपने मुझे ड्रग्स नहीं दिए और मैंने आपको रुपए दे दिए, तो क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में गए तो पहले कोर्ट जज साहब अपने को पकड़ के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये इलीगल अग्रीमेंट था। वही अगर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लीगल होते हैं। अगर कोई गुड्स कि कोई गुड्स का होता है और वो मान लो अगर मैंने सप्लाई नहीं किया, आपने सप्लाई नहीं किया, तो हम कोर्ट चले जाते हैं कि देखो हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था।
ठीक है। सो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नाउ ऑफर क्या होता है? ऑफर हमने देखा था कि पहली जो स्टेप होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने में या एग्रीमेंट बनने में, जो पहली जो स्टेप होती है वो होती ऑफर। तो जो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे करना हो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सबसे पहले हम ऑफर करेंगे ना कि लाइक मेरे घर पे आज खाने पे आओ, तो मैं ऑफर कर रहा हूं। अब तुम उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो क्या होगा? वो अग्रीमेंट होगा। प्लस अगर इसमें लॉ का एंगल लग जाएगा तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफर आता है, फिर इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, ऑफरर और ऑफरी। ठीक है, एक वो इंसान जो कि ऑफर करता है और एक वो इंसान जो कि ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एक वो इंसान जो कि ऑफर सामने से देता है और एक वो इंसान जो कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो ऑफर और एक्सेप्टेंस हमने इन दोनों का देखा। अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को प्लस कर दो तो क्या बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ठीक है, कोई इंसान ने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अग्रीमेंट बना। और एग्रीमेंट प्लस दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा रहा है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो वो क्या बन गया है? वो बन गया है, वो क्या बन गया है? वो बन गया है कॉन्ट्रैक्ट, वो बन गया है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली चीज समझे। अब बारी आई कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन में मैंने आपको क्या बताया था? कंसिडरेशन में मैंने बताया था कि जब अग्रीमेंट के साथ में कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, या हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, सो अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेंगे? अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे अगर यहां पे बीच में इसमें कंसिडरेशन जुड़ जाएगा। तो अगर बीच में यहां पे कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। अब कंसिडरेशन मतलब क्या है? कंसिडरेशन मतलब हमने देखा कि दोनों इंसान एक चीज पे अग्री कर रहे हो। एक चीज पे अग्री इन द सेंस, मान लो ए और बी के बीच में डील हुई कंप्यूटर को लेके। ठीक है, कंप्यूटर को लेके कि ए जो है वो बी को कंप्यूटर सप्लाई करेगा और बी जो है वो ए को 1 लाख रुपए देगा। सो ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? ए जो है वो बी को कंप्यूटर दे रहा है, तो बदले में क्या है? बदले में बी उसको 1 लाख रुपए दे रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज ले रहे हैं तो कुछ चीज दे भी रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। अगर आपके पास कोई चीज आ रही है तो आप उसके बदले आप कुछ रिटर्न भी कर रहे हो, सो वो ही है कंसिडरेशन। ए कंप्यूटर दे रहा है तो बी उसको 1 लाख रुपए दे रहा है। तो एक वो एग्रीमेंट जिसमें कि कंसिडरेशन वाला एंगल आ जाए तो क्या होगा? ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। अब हम खाने वाली, वही मैं खाने वाला एग्जांपल लूं कि मैंने आपको खाने पे बुलाया, आप खाने पे आ गए। इसमें अब मान लो मैं आपको खाने पे बुलाऊं और आप खाने पे नहीं आए, तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। कहां कंसिडरेशन है? क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। वही अगर हमारे बीच में ऐसे ही कुछ कंप्यूटर वाला कुछ एग्जाम्पल हो तो आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, सो जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन आएगा तो क्या होगा? जब अग्रीमेंट में कंसिडरेशन आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट का एंगल आ जाता है। देन उसके बाद में हमने देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हमने वो वाली चीज देखी थी। ठीक है, तो उसमें हमने माइनर और मेजर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको मोरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष वाला एक केस बताया था, जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वो केस मैंने आपको समझाया था कि कोई भी माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। कोई भी माइनर हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन था और मैंने वो आपको एक्सेप्शन बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्शन में क्या बताया था कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर जो है, माइनर क्या होता है? माइनर होता है जो कि 18 साल से कम का हो, और मेजर क्या होता है? जो कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा का हो। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मेजर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो माइनर है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। उसका क्या मैंने आपको स्टोरी बताई थी? इसका एक्सेप्शन मैंने बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के लिए बेनिफिशियल होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा। ठीक है, तो ही एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, नहीं तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये चीज समझ में आई? माइनर कॉन्ट्रैक्ट उसी शर्त पे करेगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए
बेनिफिशियल हो, माइनर को फायदा पहुंचा रहा हो तभी। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो डिटेल में देखना है तो फिर आप उसी वीडियो में जाइए, इससे पहले वाली वीडियो में, तो आपको वहां पे इसका समझ में जाएगा। देन कॉन्सेंट मैंने बताया था कि रजामंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जब भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी की रजामंदी होना ज्यादा जरूरी है। फिर हमने अनलॉफुल अग्रीमेंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ अनलॉफुल अग्रीमेंट भी होते हैं, मतलब कोई भी अग्रीमेंट है वो इलीगल, पब्लिक पॉलिसी, इन सब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। कोई भी अग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए धोखेधड़ी वाला। फॉर एग्जांपल, इसका मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि मान लो एक महिला रात में रोड पे जा रही है, अब मान लो एक चोर आया और चोर ने उसको सर पे से बंदूक रखी और बोला कि तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सब गहने उतार के मुझे दे दो। अब वो औरत ने सारे गहने उतार के उस चोर को दे दिए, तो हुआ तो ये एक तरीके से अग्रीमेंट ही कि उसने बोला गहने उतार के दो, औरत ने गहने उतार के दे दिए। लेकिन क्या ये लॉफुल एग्रीमेंट है? नहीं, ये अनलॉफुल है। उस महिला ने वो गहने इसलिए दिए क्योंकि उसको अपनी जान का डर था, ठीक है। सो ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल ये था कि आपको मान लो आईफोन चाहिए और अगर आप अपने पापा से बोल दो कि मैं खुदकुशी करूंगा और आपके पापा आपको फिर जबरदस्ती आईफोन दिलवाए, तो ये जो अग्रीमेंट है ये क्या है? ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है, तो उसकी बात की थी। फिर वेजर, मतलब मैंने आपको बताया था वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस बताया था? मैंने आपको बताया था कि वेजर होता है वो एक तरीके से शर्त होती है, ठीक है। हम जो कहते हैं जिसे सट्टा लगाना कहते हैं, ये इनवैलिड है इंडिया में, ठीक है। वेजर वेजर इनवैलिड है। यहां पे हम क्या बोलते हैं कि भाई जैसे इंडिया जो है, अगर आज इंडिया जीत गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, और सामने वाला बोलता है कि आज अगर इंडिया हार गया तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। सो ये इंडिया में इलीगल है। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर डेट पे या फ्यूचर कंडीशन के बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल, वही अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लूं, सो हमने इसमें क्या देखा था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि मान लो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हो गया, ए और बी है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट हो गया है। ए ने बोला है, बी ने बोला है कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, 10 डेल के लैपटॉप दे देना, 10 डेल के तुम लैपटॉप दे देना। ए ने बोला ठीक है भाई मैं दे दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो शिप है ये यूएसए से आ जाएगी तो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये भी चीजें फ्यूचर बेसिस पे है, लेकिन यहाँ पे कोई सट्टा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है कि शिप आ गई तो मैं तुझे कंप्यूटर दे दूंगा, नहीं आई तो नहीं दूंगा। सो ये होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में वैलिड है, वेजर इनवैलिड है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस में आ जाएंगे और इसका डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, तो आप इसको वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी हमें पता है। देन डिस्चार्ज, ब्रीच एंड डैमेजेस, ये वाली बात हमने भी कर ली कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है। अगर ब्रीच कर दिया किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तो उसको क्या क्या भुगतान भरना पड़ता है, उसको हम डैमेजेस बोलते हैं। तो एक तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी टर्म्स से, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स से जहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉ की नजरों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अग्रीमेंट मतलब आपको पता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको पता है, ऑफर मतलब पता है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट में कैपेसिटी, मेजर, कॉन्सेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट, वेजर, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज, ब्रीच एंड डैमेजेस, इन सारी टर्म्स को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इसी के साथ आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्लीट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप लॉ एंट्रेंसेस देंगे तो सीधे सीधे यहां पे क्वेश्चंस आएंगे ही यहां पे, ठीक। सो आई होप आपको पूरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लॉ ऑफ टॉर्ट स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ टॉर्ट से भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आप लोगों को YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक जाने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया
है, जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक क्लासेस लिखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के भी यहाँ पे वीडियोस हैं। अब आप पूछेंगे सर एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है? एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके एक सीरीज है आप लोगों के लिए, जिसमें कि लीगल फैक्ट्स आपको बताए गए हैं जो कि आपको लॉ एंट्रेंसेस में, या अगर किसी को लीगल नॉलेज जानने की क्यूरियोसिटी है तो वो आप यहां से जाके चेक कर सकते हैं कि गीता पे कसम क्यों खाते हैं, जो भी क्लैट क्या होता है, जो भी अगर आपको बेसिक लॉ की नॉलेज चाहिए तो उसके वीडियो आपको एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज में मिल जाएंगे। सपोज करो कि आप क्लास 12 पे जाके क्लिक करो। जैसे आप क्लास 12 पे जाके क्लिक करेंगे तो क्लास 12 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आपको स्क्रीन पर यहां पे नजर आ जाएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। क्लास 12 के सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, यहां पे जितने भी वीडियोस होंगे वो चैप्टर वाइज अरेंज होंगे, और चैप्टर वाइज में भी अगर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज यहां पे वीडियोस अरेंज होंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसी तरीके से अरेंज हैं, चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज हैं, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज हैं। सो इट इज अप टू यू। अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, और YouTube से पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं। आपकी बस पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप उनको कभी भी देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने कोचिंग्स में भाई बहनों को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।